तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Today we will discuss about recording number 3 from lecture number 3. तो सबसे पहले तो ये आप बच्चों के लिए पैगाम कि आप ऑनलाइन स्कूल क्लासेस से अपनी तालीम मुकम्मल हासिल कर सकते हैं। खासतौर पर जो बोर्ड्स के 9th 10th के एग्जाम्स आप इजीली पास कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट है। आप अपने वालिदैन को कहें कि मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी जो तालीमी जो वीडियोस है उसके ज़रिए आप तालीम हासिल कर सकें। आप 1 से 2 घंटे तो लाजमी तालीम हासिल करें डेली। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजीली अपने जो पेपर्स हैं उनको कामयाबी से पास कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग नंबर 3 हमारे पास है और क्लास 9 केमिस्ट्री। पिछले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एम्पेरिकल फार्मूला। व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला? हमने ये कहा था कि सिंपल रेशियो कि एटम्स की परसेंटेज इसमें जो हो वो हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम इतनी बार पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर मौजूद है, उस फार्मूले के अंदर कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आइदर कार्बन 6 है, 5 है, 4 है, ऑक्सीजन। तो ये सारा मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। कार्बन के कितने एटम्स है, ऑक्सीजन के। These molecules are represented by molecular formula। एक फार्मूला होता है, ठीक है, that show actual number of atoms। अब देखो उन्होंने सिंपल रेशियो एम्पेरिकल फार्मूले में था सिंपल रेशियो, इसमें का एक्चुअल कार्बन 6 है तो 6 ही होंगे उसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूले। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो ये इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन है, आपने से याद करना। A molecular formula that show actual number of atoms of each element present in a molecule of that compound। molecular formula को हम derive कर सकते हैं empirical formula से, या empirical formula हम derive कर सकते हैं molecular formula से। तो आप कहेंगे किस तरह? अब देखिए molecular formula बराबर होता है empirical formula और ब्रैकेट के अंदर और उसके बाद है n, कि n कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ जो भी आपको दिया जाए। तो n की वैल्यू पुट करने से एम्पेरिकल फार्मूला तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का है C6H6 व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द एम्पेरिकल फार्मूला CH। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, तो आप इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिख सकते हो ना। मैंने अभी बताया था सिंपल रेशियो। आप क्या करोगे, 6 से इसको डिवाइड कर दोगे और 6 से, तो आपके पास आ जाएगा खाली CH। ये आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। अब मैं आपको कहूं कि इसके n की वैल्यू है 6, तो आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कहोगे कार्बन भी 6 है, H भी 6, तो आपका ये वापस क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी C6 और H6। S6 का जो ब्रैकेट के अंदर बाहर जो 6 है उसका मतलब यही है ना, ये 6 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी। तो हम देखो मॉलिक्यूलर फार्मूले से एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं और फिर एम्पेरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला आराम से डिराइव कर सकते हैं। तो ये चीज ये बताने की कोशिश की है। अब वो कहते हैं कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड में भी सेम भी हो सकता है और मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। मिसाल के तौर पर अगर CH2O फॉर एग्जांपल ये कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी तो सेम है। अब हम ये 1 है, ये 1 है, अब इसकी मजीद डिवाइड नहीं कर सकते ना। 2 को अगर डिवाइड करेंगे तो फिर उसको इससे भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो 1 है, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम होगा और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं
ये तीसरा, फॉर एग्जांपल C6H6, ठीक है, ये बेंजीन है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं आपको कहूँ कि ये मैं आपको नहीं बताता, मैं आपको कहता हूँ कि एक कंपाउंड है, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH, ठीक है, और N की वैल्यू है इज इक्वल टू 6। मुझे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढ कर दिखाओ। तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी ई से एम्पेरिकल और एफ से फॉर्मूला, ठीक है। आपको ये ब्रैकेट में इसकी क्लोज कर देता हूँ, और मैंने आपकी n की वैल्यू क्या दी है 6। तो आप क्या करेंगे कि सिंपल सी बात है, 6 इससे भी मल्टीप्लाई और 6 से, एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने आपको CH दिया हुआ है, n की वैल्यू आपके पास 6 पहले से मौजूद है, तो कितना इजी है, ये 6 है, 6n की जो छोटा n है फॉर्मूले के अंदर, उसकी वैल्यू भी 6 दी हुई है, तो आप ये 6 इससे भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, यानी C6 और H6। ये सिंपल वे है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करने। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, जैसे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो और एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना हो, तो ये जो n है ना, ये यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये n जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं, ये कंपाउंड है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। पर आते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इसका पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं, H2O2। अब 2 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये बात होती है कि जिससे हम एक एटम को कट करते हैं ना, इसी से दूसरे को करना होता है, ये नहीं कि इसको 2 से करते हैं, इसको 4 से नहीं। अब मैं इसको 2 से कट करूंगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा HO। अब ये क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये यानी जो सिंपल रेशियो में ये है, यानी हाइड्रोजन भी 1 रेशियो में है और ऑक्सीजन भी 1 रेशियो में। अब बेंजीन की बात करते हैं, अभी हमने एग्जांपल की है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ग्लूकोज देखते हैं, ये भी मैंने आपको लेक्चर में इसके एग्जांपल बताया। अब मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास क्या होता है। अब ये मॉलिक्यूल है, सॉरी ये एक मॉलिक्यूल है, हमने खाली एटॉमिक मास देखा है, मास नंबर देखा है, एक ही एटम का, एक ही एलिमेंट है। यहाँ तो कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी, दोनों है ना। अब इनका मॉलिक्यूलर मास क्या है, ये मॉलिक्यूल है ना, अब इन पूरे का मास क्या है, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी। तो सबसे पहले तो हम कार्बन के जो है उसको मल्टी, जैसे कार्बन का हमें पता है, इसको मैं ड्रा कर देता हूँ, जैसे हमें पता है कार्बन का मास नंबर है 12, और यहाँ पर कितने एटम मौजूद है कार्बन के, 6। तो मैं क्या करूंगा, 12 ज़रब 6, तो हमारे पास 12 ज़रब 6 क्या होता है, 12 6 72। तो यहाँ पर एटॉमिक मास कार्बन का क्या आ जाएगा, 72। अब हाइड्रोजन भी तो शामिल है ना, उसे भी तो करना है। हाइड्रोजन का हमें पता है 1 होता है मास नंबर, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। और कितने एटम मौजूद हैं, 6, जितने भी हो टोटल, 1 ज़रब 6 कितना होता है, 6 कम 6। अब मेरी बात सुनो, ये कार्बन के आ गए, ये हाइड्रोजन के, अब ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है ना, तो अब उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस। 72 जमा 6 क्या होता है, 78। अब मुझे बताओ बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ, 78। मैं आपसे कहूं कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ, तो आप आराम से निकाल के दे दोगे, सर इसका 78 होगा। ठीक है, आप परेशान होना, कुछ एलिमेंट है, कुछ आसान एलिमेंट है, उनको तो आपको याद हो जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन है, बाकी आपको वैल्यू दे दी जाएगी कि कार्बन का 12 होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे एलिमेंट को आपको याद होना चाहिए कि कार्बन का मास नंबर कितना है, हाइड्रोजन का कितना है। ठीक है, the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of a molecular substance is molecular mass।
डेफिनेशन तो अच्छी तरह याद करनी है ना आपने। कोई भी डेफिनेशन आपने, जो आपके लेवल पे डेफिनेशन आती है, कॉन्सेप्ट इतना नहीं आता जितना डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। तो द सम ऑफ एटॉमिक मास का जमा ऑफ ऑल एटम्स, अभी जो हमने जमा किए हैं सारे एटम्स को, present in one molecule of a molecular substance का molecular mass। For example, molecular mass of chlorine है 71 एटॉमिक मास, ठीक है। और वाटर का है 18। वाटर का 18 कैसे, हाइड्रोजन 2 है तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2, क्योंकि 1 1 होता है। ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। 16 जमा कितना है 18, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब एक और इन्होंने आराम से दिया है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालना। अब ये मॉलिक्यूल है ना, 1 2 3 एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं मॉलिक्यूल। अब वो कहता है इसका मास कितना है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पूरे की बात कर रहे हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है हमें पता है। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 है। ये आपको दे दिए जाएंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपको छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए। 10 20 तक तो आप कम से कम याद करो ना। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16, और मॉलिक्यूलर फार्मूला उन्होंने दिया हो। अब मुझे ये बताओ कि हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक मास, नाइट्रोजन 1 एटम है तो इसका 14 है। अब यहाँ मसला आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के कितने एटम है 3, और एक एटम का एटॉमिक मास नंबर कितना है 16। तो जिस तरह हमने कार्बन को मल्टीप्लाई किया 16 जरा 3 करेंगे ना, ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना है 16, और 3 है तो इसको किससे जरब करेंगे 16 जरब 3, तो यही किया हुआ है। देखो 3 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, जबकि 3 इसके टोटल एटम मौजूद है, तो 16 दिया 48। अब 48 जमा 14 जमा 1 कितना हो गया 63। तो HNO3 का मॉलिक्यूलर मास क्या आया 63। यानी आप आराम से यहाँ से बता दो कि हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 दिया 48, 3 एटम है 14। तो इस तरह आप प्लस करके भी आसानी से निकाल सकते। ये फॉर्मूला, ये चीज आपने इस तरह टेक्निक से करना। Some ionic compound that form 3-dimensional solid। फॉर्मूला मैस क्या होता है, ये तो हो गया ना मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला मैस होता है, मैंने अभी बताया था, जैसे जो पॉजिटिव नेगेटिव होना वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले नहीं होते, वो होते हैं फॉर्मूला मैस होते हैं, फॉर्मूला। तो ये जो सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, ये है फॉर्मूला मैस, फॉर्मूला यूनिट है, ठीक है। तो इसका सोडियम का है 23 मैस नंबर, और क्लोरीन का होता है 35.5। तो इसको प्लस करके हम इसका क्या निकाल सकते हैं फॉर्मूला मैस। देखिए फॉर्मूला मैस सोडियम क्लोराइड है 58.5 एंड दैट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी जो आयनिक फॉर्म में जो भी चीज प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं फॉर्मूला। मैं आपसे कहूँ कि सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहिए या फॉर्मूला मैस, तो आप छुपते कहोगे सर इसका फॉर्मूला मैस निकालेंगे। मैं कहूँगा क्यों कि सर वो तो आयनिक फॉर्म में होता है ना सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। एक और एग्जांपल दी हुई है, ये भी सिंपल सी एग्जांपल। कैलकुलेट द फॉर्मूला मैस। जब था मॉलिक्यूलर मैस, अब है ये फॉर्मूला मैस ऑफ पोटेशियम सल्फेट। फॉर्मूला मैस का मतलब है ये आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर चार्जेस मौजूद है, इसलिए इसका फॉर्मूला मैस है K2SO4। अब एटॉमिक मैस है, मैं आपको पोटेशियम का एटॉमिक मैस दे देता हूँ 39। सल्फर कितने, पोटेशियम 2 है, ठीक है, तो ये 2 ज़रब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है। सल्फर 1 है तो ये 32, 1 मल्टीप्लाई 32। ऑक्सीजन के कितने हैं 4। ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक मैस, सर आपको पता है जैसे 16। अब इसके टोटल ऑक्सीजन के कितने एटम है 4, तो 16 चौक कितने हो जाएंगे 64। इस तरह आपको आसानी से फार्मूला मैस निकाल सकते हैं। अब देखो 39 दूनी 78 हुआ पोटेशियम का, और सल्फर का हमें पता है 32 होता है। ऑक्सीजन का भी मैंने कहा है कि 16 चौक क्या होगा 64। अभी सबको प्लस कर दोगे तो 174। मैं करके दिखाता हूँ कि ये 78 आ गया पोटेशियम का,
क्योंकि 39 जरा 2 क्या होता है 78। अब जमा करेंगे, सल्फर का है 32, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर दिया हुआ है 32, और ऑक्सीजन का आ गया 64। उनके 16 चौक क्या होता है 64। अब इन सबको जब आप करोगे तो आंसर आएगा 174। सिंपल चीज है, सिर्फ आपको दिमाग में लगाना है कि है क्या। अब बात आ जाती है आयन, आयन क्या होता है। अब ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं, हम इसको आयन आ गया हमारे पास। आयन कहते हैं चार्ज, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, यानी किसी भी एलिमेंट एटम पर कोई भी चार्ज आ जाए हम उसे हम क्या कहते हैं आयन है। आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट, जिसके ऊपर चार्ज हो, ठीक है, कोई भी एटम हो जिसके ऊपर चार्ज हो, प्लस का हो नेगेटिव का हो, तो वो क्या कहलाता है आयन कहलाता है, ठीक है आयन। चार्ज में भी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, कितनी टाइप्स हैं आयन की, कैटाइंस और एनाइंस। कैटाइंस कहते हैं पॉजिटिव वाले चार्ज को, ठीक है, और एनाइंस कहते हैं नेगेटिव वाले। ये तो भी नहीं भूलना, कैटाइंस का मतलब होता है पॉजिटिव वाले आयन और एनाइंस का मतलब होता है नेगेटिव। कैटाइन क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो पॉजिटिव, वो क्या कहलाता है कैटाइन कहलाता है। On it is called cation. The cations are found when, मैंने अभी सोडियम की बात की है पीछे, याद है ना, सोडियम बार बार पढ़ा है, तो क्या है कैटाइन है, सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज आता है। ये कुछ एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम और कैटाइंस। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, एनाइन की बात करेंगे। अब ये देखो एनाइन आ गया, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। अब इस एनाइन के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। An atom or a group of atoms that has a negative charge on it is called anion. Anion is formed, anion कैसे बनता है, by the gain or addition of electron। अब वो पीछे कैटाइन बताना भूल गया था, कैटाइन बनता है प्लस चार्ज कब आता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया, जब हम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो कौन सा चार्ज आता है हमारे पास पॉजिटिव। और नेगेटिव कब आता है, जब हम गेन करते हैं, यानी मैं कुछ चीज लूज कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, तो मेरे पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव। बच्चों आप कुछ चीज ले रहे हो, ठीक है विषय, अब जो चीज ले रहे हो तो आपके ऊपर आप कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब ये चीज भूलने नहीं चाहिए, कैटाइन पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं, और पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, जब हम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और अगर हम हासिल कर रहे होंगे तो हमारे पास नेगेटिव आएगा। इसमें देखो क्लोराइड है, अब क्लोराइड का नेगेटिव चार्ज है, मैं आपसे पूछूं ये लूज कर रहा है गेन कर रहा है, आपने छुट्टे कहना है गेन करना है, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज का मतलब है हासिल कर रहा हूं। और देखो ना, जब मैं कोई चीज दूंगा कमी होगी तो उसको मेरे ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। मेरे पे नेगेटिव, जब मैं कोई हासिल करूंगा मेरे पास ज्यादा आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज। देखो आयंस कैटाइन, ये देखो पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है, एनाइन ये नेगेटिव चार्ज को शो कर रहा है। सोडियम लूज करता है और क्लोराइड गेन करता है। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब हम कहते हैं कि एटम और आयन में क्या डिफरेंस है, एटम और आयन के अंदर क्या डिफरेंस है, एटम क्या है आयन। अभी ये बात तो आपको क्लियर हो गई है ना कि आयन चार्ज को ही कहते हैं, फिर भी हम इसके डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि आपकी बुक में आपके सिलेबस में से आपने अच्छी तरह याद करनी है चीजें, आप साथ साथ याद करें, आप याद करें। इट इज एटम कहते हैं, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये पढ़ा हुआ है पहले लेक्चर में। आयन कहते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी ये तो हो गया स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ एलिमेंट के बाद हम किसकी बात करेंगे, आयन की। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। एक आयनिक कंपाउंड है, उसका स्मॉल पार्ट क्या कहलाता है, आयन। इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम में हमने पढ़ा था कि कुछ एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं आजादाना तौर पर, और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन, ले सकते हैं। लेकिन आयन की बात करें, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्या पॉजिटिव आयन अकेला रह सकता है, नहीं, पॉजिटिव आयन हमेशा अकेला नहीं रह सकता, इसके साथ हमेशा कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये रहेगा।
नंबर 3 इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी कोई चार्ज नहीं होता इसके ऊपर। इट हैज अ नेट चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास इसकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। अब है कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में क्या फर्क है। ये सारी चीजें सिंपल सिंपल है, ये आप खुद देख सकते हैं। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में क्या, मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल, अगर उस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज आ गया पॉजिटिव नेगेटिव तो वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन। सिंपल है ना। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो लूज कर रहा हो या गेन कर रहा हो तो वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर आयन। इट इज ऑलवेज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है, जाहिर सी बात है। अब मॉलिक्यूलर आयन है, अब आपके सामने फौरन आएगा आयन की बात हो रही है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव कब बनते हैं, जब कोई चीज गेन करते हैं या लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, एटम से मिलकर बनता है ये मॉलिक्यूल। जबकि मॉलिक्यूलर आयन बनता है आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी प्लस और नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो बनता है मॉलिक्यूलर। इट इज स्टेबल होता है मॉलिक्यूल और ये क्या होता है, रिएक्टिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट हमारी है फ्री रेडिकल। क्या होता है, फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स पोसेसिंग ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इस तरह के इलेक्ट्रॉन हो, उनको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑड नंबर का मतलब होता है पेयर में ना हो, सिंगल पड़े हो। ये होता है ना पेयर में, ये 2 इलेक्ट्रॉन और देखो ये पेयर हुआ पड़ा, अगर ये सिंगल में पड़े होगा तो ये होगा ऑड नंबर, ठीक है। अब जैसे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री रेडिकल कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट की फॉर्म में। यानी अगर मैं कहूं कि इसके ऊपर मैं छोटा सा डॉट लगा दूं तो आप समझ जाओगे कि ये रेडिकल, इसके अंदर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पेयर में नहीं है, किसमें, यानी जुड़ा हुआ नहीं है, पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं। फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय द होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन, यानी 2 एटम है आपस में कंबाइन किया, अगर उनके अंदर बॉन्ड टूटता है तो उसके नतीजे में क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। मैं आपको बताता हूँ आपको। 2 एटम्स व्हेन दे एब्जॉर्ब हीट। अच्छा, फ्री रेडिकल की शर्त ये है कि कोई हीट एब्जॉर्ब करे, सूरज की रोशनी या कोई रेडिएशन शो करे, जब फ्री रेडिकल बनता है। ऐसे कोई एटम फ्री रेडिकल नहीं बना सकते। 2 एटम्स व्हेन दे एब्जॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी। अ फ्री रेडिकल इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है, तो इट हैज टेंडेंसी टू कंप्लीट इटसेल्फ। अब ये क्लोरीन एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यानी ये ऐसे क्लोरीन बना हुआ है। अब ये जब बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, पहले बॉन्ड बना हुआ है, अब इसके अंदर मैं बॉन्ड तोड़ देता हूँ ऐसे, तो एक क्लोरीन अलग हो जाएगा, ये क्लोरीन अलग। अभी जो अलग होगा तो वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर फॉर्म में होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 क्लोरीन के रेडिकल। जैसे बॉन्ड बना हुआ है ना, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया। अभी जब ये अलग होगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, तो उसके नतीजे में हमें क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल मिलेगा, फ्री रेडिकल। इसी तरह ये मीथेन है, अगर इसको हीट दें, सूरज की रोशनी दें, तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन। फिर वो कहता है कि इसका आप ये बताएं कि आयन और फ्री रेडिकल में फर्क क्या है। आयन बेटा पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लूज करता है या गेन करता है। फ्री रेडिकल होता है कि अगर हम सनलाइट की रोशनी करते हैं तो वो बॉन्ड एकदम ऐसे टूट जाए, ठीक है, उसके नतीजे में जो बनता है वो फ्री रेडिकल होता है। These are the atoms which bear some charge। आयन क्या होता है, जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो। जबकि फ्री रेडिकल है, these are atoms that have odd number of electrons, जिनके पास odd number हो, ठीक है, odd number वो जैसे इवन ऑड होता है ना, इनके पास कौन से नंबर होते हैं, odd number of electrons। They exist in solution or in crystal lattice। ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, आयंस होते हैं, या क्रिस्टल।
जबकि फ्री रेडिकल कहाँ मौजूद होते हैं, दे एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन में भी होते हैं एज वेल एज हवा के अंदर भी हमारे पास फ्री रेडिकल मौजूद है। Their formation is not affected by presence. आयंस जरूरी नहीं है कि सूरज की रोशनी में बने, लाइट में बने, किसी में भी आयंस बन सकते हैं। जबकि फ्री रेडिकल के लिए शर्त क्या है कि वो किसकी रोशनी में बनते हैं, सूरज की रोशनी हो या कोई एनर्जी हो या हीट करें तो उसकी रोशनी में ही बनते हैं। अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे आगे। बहुत ही हमारा ये जो है वो सिंपल सी है कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते क्या है, कितनी टाइप्स के मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो वन एटम जो पे कंसिस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोएटॉमिक। मोनो एक को कहते हैं ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल द इनर्ट गैसेस, हीलियम हो गई, नियोन हो गई, आर्गोन हो गई, ये सारी एक एटम पे है। जैसे ये हीलियम H और E इस तरह लिखते हैं हीलियम, तो इसका सिर्फ एक एटम होता है, कोई डबल नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो ये मोनोटॉमिक कहलाती है, ठीक है। और ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ये देखो, ये आपको यहाँ पे नजर हो रहा है, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, इनका सिंगल एटम है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मोनोटॉमिक। नेक्स्ट है डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब ये डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, डाई दो को कहते हैं, यानी दो एटम हो तो अब वो क्या बनाते हैं, डायटोमिक। इफ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स इट इज कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, अब H2, H के कितने एटम हो गए, दो, तो ये डायटोमिक। ऑक्सीजन O2, O के कितने, दो। क्लोरीन Cl2, इफ इट अच्छा है। अब जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, एक H हो गया और एक क्लोरीन हो गया, तो ये दो एटम हो गए ना, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, डायटोमिक। इफ इट कंसिस्ट ऑफ तीन एटम पे मुश्तमिल होगा तो क्या कहलाएगा, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे वाटर, ये तीन एटम मौजूद हैं, वो कैसे, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक, दो जमा एक, तीन हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एक, ऑक्सीजन का दो, तो तीन हो गए। इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मेनी एटम, बहुत ज्यादा एटम हो तो क्या कहलाता है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी काफी सारे, 5 और 6 और जितने भी एटम। फॉर एग्जांपल मीथेन, अब मीथेन में 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन, तो ये सारे एग्जांपल है इजी। अब एक मेन इसकी है कि a molecule containing same types of atom is called homo। अगर एक ही जैसे एटम्स हो तो वो क्या कहलाते हैं, होमो। होमो कहते हैं सेम को, होमो कहते हैं सेम को। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, अब ये सेम है, इसमें कोई और एलिमेंट है, कोई और एटम है, आप कहेंगे नहीं, वो क्यों, H है, दो H है, सेम है, तो ये क्या हुआ, होमोटॉमिक। ओजोन O3 सेम है, कोई चेंज तो नहीं है, ऑक्सीजन के अलावा कुछ और तो नहीं है, नहीं। सल्फर सेम है, S के 8 एटम है, तो ये क्या कहलाते हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। जबकि व्हेन अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, एक मुख्तलिफ एटम मौजूद हो तो कौन से एटम कहलाते हैं, हेटेरोटॉमिक। अभी हम पीछे पढ़ के गए कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये हेटेरो क्यों है, मुख्तलिफ क्यों है, क्योंकि ये कार्बन है तो ऑक्सीजन है, दोनों अलग है ना, ठीक है। वाटर में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो अगर सेम हुआ तो क्या कहलाएंगे, होमो, और अगर डिफरेंट हुआ तो क्या कहलाएंगे, हेटेरो। अब हमारे पास कुछ लास्ट टॉपिक चल रहे हैं, ये है एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। Avogadro's number is a collection of 6.02 multiplied 10 raised to power 223 पार्टिकल, यानी एक खास क्वांटिटी है जिसको हमने फिक्स कर दिया है और उसका नाम दे दिया है एवोगैड्रो नंबर। यानी अगर 6.02 ज़रब 10 की 23 पार्टिकल होंगे तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा, एवोगैड्रोस नंबर कहलाएगा, ठीक है। यानी इतने पार्टिकल होंगे तो कौन सा नंबर कहलाएगा, एवोगैड्रोस नंबर कहलाएगा। इट इज इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन, बड़े कैपिटल एन से। The 6.02 multiplied number of atoms, molecules or formula units called Avogadro number that is equivalent to 1 mole of respective substance। यानी वो कहता है कि 6.02 multiplied 1023 particles, नंबर ऑफ एटम्स हो, पार्टिकल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हो,
या मॉलिक्यूल्स हो या फॉर्मूला यूनिट्स हो, वो क्या कहलाता है? एवोगैड्रो नंबर। यानी मैं कहता हूँ आपसे कि 6.0 ये 6.023 मल्टीप्लाई सोडियम के एटम्स हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सोडियम किसके बराबर है? 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर, क्योंकि उसके अंदर कितने पार्टिकल है? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ पार्टिकल। तो ये हमारा एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है। अच्छा, एवोगैड्रोस नंबर किसके बराबर होता है? ये होता है 1 मोल के बराबर। किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर। MOLE। यानी मैं आपसे कहूँ सोडियम एक एटम है, ठीक है, सोडियम 1 मोल ऑफ सोडियम किसके बराबर होगा? 1 मोल ऑफ सोडियम किसके बराबर होगा? तो आप छुट्टे कहोगे 1 मोल ऑफ सोडियम किसके बराबर होगा? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ पार्टिकल्स। मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी 1 मोल है वाटर के मॉलिक्यूल्स का। 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2 किसके बराबर होगा? अब यहाँ एटम नहीं है, ये है वाटर मॉलिक्यूल, तो आप क्या कहोगे कि सर 1 मोल ऑफ वाटर बराबर होगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³। अब पार्टिकल है ना, अब इसकी जगह लिख दोगे मॉलिक्यूल्स, यानी 1 मोल ऑफ वाटर किसके बराबर है? 6 यानी 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ मॉलिक्यूल्स, तब जाके वो क्या बनेगा? 1 मोल बनेगा। ठीक हो गया? जैसे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ पार्टिकल्स आर इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल के बराबर है। जैसे 12, जैसे हम 12 अंडों को क्या कहते हैं? 1 दर्जन कहते हैं ना, ठीक है। इसी तरह अगर ये वाला पार्टिकल मौजूद होगा तो हम इसे क्या कहते हैं? 1 मोल के। 12 अंडों को आप क्या कहते हो? 12 अंडे अगर मौजूद हो तो आप क्या कहते हो? 1 दर्जन अंडे लिए, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 1 मोल पार्टिकल लिया हो तो आपके जहन में आ जाएगा कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ पार्टिकल्स कहा है सर। ये मोल की डेफिनेशन है, आप इसे अच्छी तरह याद कर लेंगे। ये देखो, ये मोल कह रहा है कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर। इसमें कुछ अभी मैं पीछे लेक्चर में बता चुका हूँ कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ एटम्स ऑफ 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, कि इतने कार्बन के एटम्स है किसके बराबर होंगे? 1 मोल ऑफ कार्बन के। सही है, क्योंकि ये किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर। अब मैंने अभी मिसाल दी है 6.02 10⁻³ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो तो ये किसके बराबर होगा? 1 मोल ऑफ वाटर के होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ इसको 2 से ज़रब दे दूं, 2 ज़रब 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किसके बराबर होगा? तो अब ये हो जाएगा 2 मोल के बराबर। मुझे लग रहा है समझ आ गई आपको, ठीक है। इस तरह यहाँ मैं 3 से ज़रब दूंगा तो 3 मोल हो जाएगा। 1 मोल का मतलब है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³। बस ये बात याद रखना है और इसे ही एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। 6.02 multiply 10⁻³ formula unit sodium chloride are equivalent to 1 mole of sodium chloride। यानी सोडियम क्लोराइड के अगर इतने यूनिट्स हो, अब क्योंकि हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल नहीं होते, यूनिट्स होते हैं, फॉर्मूला मैस होता है जिसका, तो इसका मतलब है इसका 1 मोल होता है, ठीक है। लास्ट हमारी स्लाइड है आज के लेक्चर की कि 1 molecule of water is made of 2 atoms। हमें ये पता है कि वाटर है H2O, हम बार बार ये एग्जांपल लेते हैं H2O। अब ये H2O कितने से बना है? 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन। तो वो कहता है 1 molecule of water is made of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। Hence, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स मौजूद हैं? हाइड्रोजन के टोटल एटम है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और ऑक्सीजन का 1 है तो 6.0, तो ये टोटल आ जाएगा 1 मोल ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है। दोबारा देखो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मेड अप है 2 एटम से,
और हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं कहूँ कि दो इसके अलग अलग करूँ तो 2 एटम ऑफ वो हाइड्रोजन को ज़रब करूँ 6.02 से और ऑक्सीजन को करूँ 1 मल्टीप्लाई 0.6.02 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक हो गया। Formula unit of sodium chloride consists of 1 sodium ion and 1 chloride. So there are 6.023 number of sodium ions. ठीक है, यहाँ पर हम एटम्स की बात कर रहे हैं ना, वाटर एक मॉलिक्यूल है। अब मैं उसके कहूँ कि उसके अंदर कितने एटम्स है, तो फिर उसके कितने एटम्स को हम किससे जरा देंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10^22। इसी तरह फार्मूला यूनिट्स है सोडियम आयंस है, एक सोडियम आयन है एक क्लोराइड है, एक सोडियम है तो इसको सोडियम से मल्टीप्लाई कर दो, एक क्लोराइड, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे 2 ज़रब 6.0, 2 ज़रब कितने ये हमारे आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ। मैं आपसे पूछूं कि सोडियम क्लोराइड में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने, तो आप कहोगे कि सोडियम का 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 6.02 मल्टीप्लाई 10^23, फिर इसी तरह क्लोराइड को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 ज़रब ये आपकी वैल्यू। ये जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसमें मज़ीद करेंगे कि आपको बस ध्यान में पता होना चाहिए कि अगर वाटर एक मॉलिक्यूल है तो वाटर एक मॉलिक्यूल है तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं। और सोडियम क्लोराइड है तो इसमें कितने आयंस हैं, आयंस नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयंस को किससे मल्टीप्लाई करना है, एवोगैड्रो नंबर या 6.02 मल्टीप्लाई। थैंक यू फॉर रिकॉर्डिंग नंबर 3।